दूसरे ग्रह के ऊपर हमारे जैसी दुनिया या हमारे जैसे जीव नहीं है। नासा कितने सालों से, ना सिर्फ नासा ही नहीं, कई सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि ऐसा कौन सा ग्रह हो सकता है दूसरा की जिसके ऊपर जीवन है। कोई भी कोई भी ग्रह अभी तक मिला नहीं है। ये जो मूवी में दिखाई देते हैं कि कुछ सालों बाद मनुष्य अपनी धरती छोड़ के दूसरे ग्रह पर जाएगा, या दूसरे ग्रह वाले हैं वो एलियंस हमारे यहाँ ग्रह पर आते हैं, दूसरे ग्रहों पर अपने अपने अलग अलग दुनिया है, ये सब गलत है। अभी तक इतने सालों में कहीं भी कोई भी ऐसा ग्रह, इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो बाहर की दुनिया, बाहर के ग्रह तो एक जगह, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में भी अगर आप देखोगे कि सूरज और उसके 8 ग्रह, पहले तो 9 हुआ करते थे, अभी 8 ग्रह है। इन 8 ग्रहों के बारे में जिन जो हमसे हमें ज्यादा जानकारी है, इस दूसरे ग्रह के यहां भी कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं है कि वहां जीवन है, वहां लाइफ है। पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर ये जीवन है, दुनिया है। लोग कहते हैं कि ये जो हो रहा है ये उसके ऊपर जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से। लेकिन दोस्तों, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ये शब्द कैसे बना है? तो एटमॉस और स्पीयर यानी वायु का, स्पीयर यानी आवरण। वैसे हम हिंदी में बोलते हैं वातावरण, वात यानी वायु और उसका आवरण। तो ये वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो पृथ्वी के अलावा कई सारे ग्रहों पे है। एक्चुअली ये सभी जो ग्रह बने वो बने ही है वायु से, वो बने ही है हाइड्रोजन और हेलियम से। और यह वायु, पहले सब वायु थे और धीरे धीरे करके वो कूल होते गए और इस पे ग्रह में तब्दील होते गए। आज भी जो बाकी के सभी ग्रह हमको दिखाई देते हैं, उनका जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस उनके ऊपर जो वायु का आवरण है उसकी वजह से है, उसकी वजह से वो ऐसे दिखते हैं। तो क्या ऐसी खास बात है हमारी पृथ्वी में कि जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर ये दुनिया है? ये सभी जो बाकी के जो ग्रह है उनके ऊपर जो वायु है उसकी वजह से हमारी ये दुनिया कायम नहीं हो सकती, वहां जिंदगी की शुरुआत नहीं हो सकती। इन सभी सौर मंडल में, इन सभी ग्रहों के बीच में सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर ये दुनिया है, हर तरह के जीव है, और ये धरती माँ इन सबको सपोर्ट करती है। कौन सी वो चीज है कि जिसकी वजह से ये धरती, ये हमारी पृथ्वी इतनी स्पेशल है कि जिसके ऊपर दुनिया है? तो वो चीज यानी दो चीज है वो, कि जिसकी वजह से हमारी ये पृथ्वी, हमारी ये दुनिया बाकी के सभी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनसे अलग है। सबसे पहले तो पानी। और पानी कैसे कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे स्वरूप में पानी, वो बर्फ में नहीं है या वो बाष्प में भी नहीं है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे द्रवरूप अवस्था में पानी पृथ्वी के ऊपर है। वो एक है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यानी हवा, एटमॉस्फेयर। दोस्तों, इसकी जो हवा है वो इस तरीके से कुदरत ने बनाई है, हमारे माँ ने बनाई है, कि जिसकी वजह से हमारे इस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे जीव, चाहे जमीन पे हो, आकाश में हो, पानी में हो, हर जीव का ख्याल ये वातावरण, ये एटमॉस्फेयर लेता है। ये स्पेशली ऐसी हवा हमारी कुदरत ने तैयार की है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस पृथ्वी की कैसे ये एटमॉस्फेयर पूरा हुआ, तो सबसे पहले जो अवस्था थी वो पृथ्वी की जो अवस्था बाकी के ग्रहों जैसे ही थी। पृथ्वी एक सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, इन दो गैसेस या वायु से बना था, और जोर जोर से घूम रहा था सूरज के बहुत ही। और जैसे ही ये दो वायु, हीलियम और हाइड्रोजन, उसमें से हीलियम जैसे जैसे वो तपते गए, गर्म होते गए, वो आउटर करके वो स्पेस में चले गए, और धीरे धीरे करके बाद में पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम होता गया। फिर आई दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में जैसे जैसे पृथ्वी का जो आवरण है वो धीरे धीरे ठंड होता गया, और उसके बाद ये कवच का निर्माण हुआ, यानी जमीन का निर्माण हुआ। उस जमीन से कई सारे ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, अंदर से बहुत सारे ज्वालामुखी आ रहे थे। उस ज्वालामुखी से बाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 3 चीजें बाहर निकलती थी। ये जो बाष्प इस ज्वालामुखी से बाहर निकला, यही से बना हमारे समुद्र। ये पूरा समुद्र जो बने इस ज्वालामुखी से बने, निकले जो बाष्प है उससे बने। जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी में घुल गया, और जो अमोनिया था
वो अमोनिया सूरज की किरणों में इसका विघटन होके उससे नाइट्रोजन बना। अभी ये जो कार्बन जो पानी में घुला, इस कार्बन से ही अपने इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर पहले जीव की शुरुआत हुई। दोस्तों, सबसे पहला जो जीव है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेके तैयार हुआ है, जो बैक्टीरिया था। धीरे धीरे करके ऐसे बैक्टीरिया, फिर छोटी वनस्पति, एक पेशीय वनस्पति करके करके वनस्पति की शुरुआत हुई इस पानी में। और ये वनस्पति ने क्या किया कि जो भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन निकाला, और इस तरह हमारी इस हवा में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तैयार हुआ और इसी ऑक्सीजन के साथ फिर कई सारे प्राणियों का निर्माण हुआ। तो आज जो अवस्था हमारे सामने है, जो एटमॉस्फेयर हमारे सामने है, उसके देख सकते हैं कि हमें इसके अलग अलग लेयर्स हैं। अलग अलग लेयर्स का अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग अपना कार्य है, जिसकी वजह से इस दुनिया को वो सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो धरती माँ है, ये हमारी जो कुदरत है, मदर नेचर है, ये इतनी स्पेशल है। यानी पूरे ब्रह्मांड में एक तो एक पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसपे दुनिया है, और इसने हर जीव का ख्याल रखा है। करोड़ों जीव है इसमें, लेकिन हर जीव का ख्याल रखा है। अभी देखिए कितनी स्पेशल बात है कि ये सभी जीव एक दूसरे के साथ सहजीवन में रहते हैं, परस्पर पूरक ऐसी अवस्था में रहते हैं। सभी जो वनस्पति है वो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और सभी जो एनिमल्स है, जो प्राणी, वो क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इतना सुंदर संतुलन हमारे इस मां ने इस धरती के ऊपर कायम किया है। और ये आज से नहीं है, पिछले करोड़ों सालों से है। पिछले 350 करोड़ सालों से आज इस धरती के ऊपर अलग अलग तरह के जीव हैं, और इस हर तरह का जीव का ख्याल रखने के लिए हमारी मां ने, हमारी इस कुदरत ने उस स्पेशल हवा का, वातावरण का निर्माण किया। ये जो स्पेशल हमारा वातावरण है, ये स्पेशल हमारा एटमॉस्फेयर है, यही पृथ्वी को इस यूनिवर्स में बाकी सभी ग्रहों से अलग, स्पेशल ऐसे बनाता है। लेकिन अभी दुख भरी बात यह है कि इन करोड़ों जीवों में से एक जीव जो अभी अभी आया है, ये मनुष्य, इस पूरे ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति बनाई है धरती माँ ने करोड़ों सालों से, और जिसके वजह से करोड़ों जीवों का ख्याल वो रखती आ रही है, उसको नष्ट करता जा रहा है। साइंटिस्ट की माने तो जितने जीव इस धरती के ऊपर है, जो हमें ज्ञात है, वो लगभग 1 करोड़ अलग अलग जीव है। उस 1 करोड़ जीवों में से एक जीव है मनुष्य। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो 1 करोड़ जीव है, ये 20% भी नहीं है। 80% जीव इस धरती के ऊपर ऐसे है कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इतने करोड़ों जीव है, लेकिन आज मनुष्य ने ऐसा काम किया है, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध किया है कि जिसकी वजह से आज हर दिन, यानी हमारा अनुमान है, हो सकता है ज्यादा हो इससे, 150 से लेके 200 जीव हमेशा के लिए ये पृथ्वी, ये उनका घर छोड़ के चले जा रहे हैं। और वो अपराध कोई है, कुछ है, तो वो सबसे बड़ा अपराध इस दुनिया को तबाह करने का है, वो है वायु प्रदूषण। जिस वायु के वजह से, जिस स्पेशल परिस्थिति की वजह से आज हम लोग जिंदा है, ये दुनिया है, कैसे हम उसको बर्बाद कर सकते हैं? लेकिन मनुष्य ये कर सकता है, कर रहा है। और आज आज इस दिन के ऊपर आप जिस भी गांव में हो, शहर में हो, आप अगर आजू बाजू की परिस्थिति देखो तो हमारी हवा बहुत प्रदूषित ऐसी हुई। भारत की बात करें तो भारत वायु प्रदूषण में बहुत आगे, यानी सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण अगर किसी देश में है तो आज की तारीख में वो भारत में है। और हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा सिर्फ पर्यावरण का इशू नहीं रहा, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य का इशू बन चुका है, बहुत ज्यादा। इस प्रदूषित हवा की वजह से न जाने कितनी सारी बीमारियां आज हमारे सामने है। इनफैक्ट आज की तारीख देखो, ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। 2023 की ये फिगर है। सबसे ज्यादा दुनिया के जो 10 प्रदूषित शहर है ना, उसमें से 6 भारत से है। उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रदूषित जो दुनिया में 30 शहर हैं, उसमें से 22 आज की तारीख में भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये वायु प्रदूषण हमारे देश में अभी बढ़ रहा है।
अभी इस वायु को जिस जिस कुदरत ने हमारी मानी जैसे बनाया है, उसका कंपोजिशन सिंपल ये है। उसमें नाइट्रोजन है 78%, उसमें ऑक्सीजन है 20.9% या 21% बोल सकते हैं हम लोग। और बाद में तीसरा जो मेजर वायु है उसको कहते हैं ऑर्गन, और बाकी के जो थोड़े बाष्प वगैरह सब कुछ है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% बस इतना ही है। ये हमारा नॉर्मल कंपोजिशन है। और ये कंपोजिशन ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे भी इसके पीछे भी कारण है। हर एक वायु का अपना अपना कार्य है। ये जो नाइट्रोजन हम कहते हैं ना, ये नाइट्रोजन हम सभी जो एनिमल्स है, मनुष्य है, जिस प्रोटीन से बनता है, ये प्रोटीन आता है इस नाइट्रोजन से। प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन से बने हम सब लोग। ये वनस्पति वनस्पति जो सूरज की रोशनी लेके अपना खाना बनाती है, वो केमिकल सोलर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो खाना खा के हम सब लोग जिंदा है। हम सबको जो एनर्जी मिलती है उस वनस्पति से मिलती है। वो जो जिसकी वजह से करती है वो क्लोरोफिल बनता है इस नाइट्रोजन की वजह से। इतना जरूरी है नाइट्रोजन हमारी पूरी संस्था में। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे हवा में है वो बहुत सही है, इतना ही होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़े तो भी वो सही नहीं है, तो उससे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। इनफैक्ट कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको जब ऑक्सीजन की नलिका देते तो इसका मतलब 100% ऑक्सीजन नहीं देते उसे। 100% ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, जितना चाहिए धरती माँ अच्छी तरीके से वो उसका ख्याल हवा में रख रही है। दोस्तों, हम सभी ने मिलके, मनुष्य ने मिलके इस हवा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये देखने के लिए निर्देशांक, ये निर्देशांक क्या देखता है? ये निर्देशांक वो चीजें देखता है जो मनुष्य के पापों के वजह से बढ़ रहा है। और इसका जो निर्देशांक है ना, वो 0 से लेके 500 तक है। आगे पहले जो 50 है, पहले 50 तक हवा बहुत अच्छी है। 100 तक भी अगर आप देखो तो हवा ठीक ठाक है। लेकिन जैसे 100 के ऊपर चली जाती है, 150 तक जो निर्देशांक है, 100 से 150, तो वो जो ऑलरेडी प्रभावित यानी बीमारी वगैरह लोग हैं वो ज्यादा बीमार हो सकते हैं। लेकिन 150 से आगे जैसे ही हवा जाती है, तो वैसे जैसे मुझे अभी आज खांसी हो रही है, हो सकती है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये एक्चुअली हमारे देश में कई सारे प्रदेशों में चल रहा है। और हमारे यहां सिर्फ 150 नहीं, 200, 300, 400, इनफैक्ट दिल्ली की तो ऐसी परिस्थिति है कि वो 500, यानी जो हाईएस्ट पॉसिबल है, सबसे ज्यादा सीवियर, सबसे ज्यादा खतरनाक हवा का निर्देशांक वहां पहुंच चुका था। दोस्तों, ये निर्देशांक किसकी वजह से है? तो निर्देशांक अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स है। सबसे पहले है पार्टिकुलर मैटर्स, यानी धूलिकण। 10 माइक्रो वाला धूलिकण और 2.5 माइक्रो वाला धूलिकण। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और लेड। और आप देख सकते हैं कि आइडियली कुछ नहीं होना चाहिए, या थोड़ा होना चाहिए। जो थोड़ा भी अगर हुआ तो हमारी जो व्यवस्था है उसकी वजह से वो अपने आप रिसाइकल होगा। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मनुष्य की एक्टिविटी, उससे भी, उसकी वजह से ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो उस कंट्रोल, वो जो लिमिट है उसमें आनी चाहिए, जिस लिमिट में ये पूरी अवस्था उसको उसका ख्याल रखेगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज बढ़ रहा है। दोस्तों, इस सभी जो 8 पैरामीटर्स आपने देखे, सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर, यानी बहुत सारे शहरों में अभी ये AQI इंडिकेटर्स लगे हैं, मशीन्स लगे हैं, जो मशीन्स देखती है कि हवा में ये कितना है, वो कितना है, सब कुछ। लेकिन अगर एक सिंगल पैरामीटर जिससे देखना हो कि हवा कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, वो सिंगल पैरामीटर क्या है? तो वो सिंगल पैरामीटर है धूलिकण। वो सिंगल पैरामीटर है पार्टिकुलेट मैटर, यानी धूलिकण को ही कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और वो किससे भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ धूल के नहीं, जिसको भी हम जलाते उसका हो सकता है, किसका भी हो सकता है। और ये 2 तरह के जो है निर्देशांक जिसको हम मेजर करते हैं हवा में कितने हैं।
सबसे पहले है PM10 यानी 10 माइक्रोन वाला। तो आज अभी जो चित्र आप दिख रहे हैं उसमें जो बड़ा बड़ा पत्थर आपको नजर आ रहा है वो है 10 माइक्रोन। छोटा जो पत्थर लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है वो है 2.5 माइक्रोन। और उसके बीच में जो पेशी आपको नजर आ रही है वो है रक्त पेशी, लाल रक्त पेशी जो खून में होती है, जो दिखाई नहीं देते। तो आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे छोटे ये कण होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो बाल है, ये बाल आप देख सकते हैं, बाल के जो रेडियस है वो 50 से 70 माइक्रोन होती है। तो एक बाल से 5 से 7 10 माइक्रोन वाले छोटे छोटे धूलिकण तैयार हो सकते हैं। और एक ही बाल से कम 20 से लेके 30 छोटे छोटे 2.5 माइक्रोन वाले इतने छोटे छोटे धूलिकण हो सकते हैं। और वो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो धूलिकण है ना, ये शरीर को बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो मैं खांसता हूं या हम लोग जो खांसते हैं ना, ये बेसिकली उसको निकालने के लिए खांसते हैं। ये ऐसी चीजें होती है जो हमें हमारा इन्फ्लेमेशन करती है, इन्फेक्शन करती है, जो नहीं चाहिए, ये हवा में नहीं होनी चाहिए। इसको निकालने के लिए हम लोग खांसते हैं। अस्थमा की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, अस्थमा क्या है, डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि अस्थमा यानी वो चीज की जो कोई एक एलर्जिक होती है, एलर्जन होता है, जिसकी आपको एलर्जी होती है, और जैसे ही वो अंदर चला जाता है तो पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स, हमारी श्वास नलिका, पूरी तरह से वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर आपको कोई भी मेहमान या कोई राक्षस अगर आपके घर पे आ रहा है तो उसको बंद करने के लिए आप दरवाजा बंद करेंगे ना, वैसे पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दरवाजा बंद कर लेता है, और उससे ही फिर हमको हमारी सांस फूलती है। और आज हमारी हवा में इतने सारी प्रदूषित चीजें बन चुकी है कि ये अस्थमा की शुरुआत बच्चों से चालू हो रही है दोस्तों। COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, यानी इतना इस हवा में प्रदूषण है कि बार बार यानी पूरे साल भर खांसी रहती है। पूरे साल भर ऐसे पेशेंट का अगर आप एक्सरे निकालोगे तो आप देखोगे कि सभी जो उसके जो छोटे छोटे श्वास नलिका है वो अकुंचित हो चुकी है, और उसमें उसके वॉल में एडिमा आया है, यानी सूजन आई है। पहले ऐसा होता था कि जो गिरनी में काम करते थे, जो गिरनी में कपास के साथ, कॉटन के साथ काम करते थे, 20-30 साल के बाद फिर उनको वो होता था कि 20-30 साल के बाद वो बार बार वो जाने के बाद, वो कॉटन का छोटी छोटी चीजें जाने की वजह से उनको COPD होता था, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसे बोलते हैं, बार बार खांसी आना, ये सब होता था। लेकिन आज ऐसे सभी लोगों को कॉमन हो चुकी है ये बात, और इसका एक ही कारण है, और वो है इस हवा का प्रदूषण, और वो है पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कारण। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक है ये मैंने जो आपको बताया सिर्फ लंग तक जो सीमित है, और लंग की जो प्रॉब्लम होती है वो PM10 से होती है। लेकिन इससे कई गुना खतरनाक है PM2.5, यानी इससे बहुत छोटे धूलिकण जो 2.5 माइक्रोन के होते हैं। और वो क्या करते हैं दोस्तों, ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो हवा आती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और धीरे धीरे करते ये लंग में, इस फेफड़ों में एक छोटी सी कैपिलरी होती है, एक छोटा ऐसा बलून जैसा शेप होता है जिसको एल्वेोलाई हम कहते हैं। इसमें हवा का एक्सचेंज होता है, यानी खून बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, और इससे जो खून बहता है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन लेता है। ऐसी पूरी व्यवस्था इसमें होती है जो कुदरत ने की है। और ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि जैसे वो ऑक्सीजन के साथ वो भी पार्टिकल खून में चले जाते हैं। और ये 2.5 माइक्रोन और उसके छोटे, ये सभी फिर पूरे ब्लड के साथ पूरे शरीर में फैलते हैं, यानी हमारे मेंदू से लेके, किडनी से लेके, हार्ट से लेके हर चीज में जाके जाते हैं। फिर वो प्लास्टिक हो सकता है, फिर वो बायोमास हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और फिर बीमारियां क्या होगी, फिर इस वायु प्रदूषण की वजह से दोस्तों आज लोगों को पैरालिसिस आ रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को लंग कैंसर, डायबिटीज, कितनी सारी चीजें आ रही है। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी आ रही, इसलिए बहुत खतरनाक है ये 2.5। और दोस्तों कहां से आते हैं ये 10 या 2.5 माइक्रोन, यानी सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 अगर इसका कोई सोर्स है तो वो है फॉसिल फ्यूल। ये जो फ्यूल, ये जो ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो हम जलाते हैं, वो नंबर 1 कारण इन सब चीज का। और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि ये ईंधन ना पूरी तरह से जलता ही नहीं। डीजल, पेट्रोल से लेके सभी फॉसिल फ्यूल का नंबर 1 दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो है कोयला। जिस तरह से आप खदानों से वो निकलते हैं ना, वहां से लेके कोयला का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो लॉजिस्टिक होता है, वहां से लेके जलाने तक। और हमारे देश में तो ये परिस्थिति है,
हमारे देश में जो कोयला हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अधिक तो हम पूरी दुनिया का 12% कोयला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भारत देश इस्तेमाल करता है। और हमारे यहाँ जो कोयला इस्तेमाल होता है वो जलता कम है और राख ज्यादा छोड़ता है, 40%। लिग्नाइट कोयला है वो, बहुत कम कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी। यानी हर दिन 21 लाख टन हम लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं, तो 8 से 9 लाख टन तो सिर्फ राख तैयार होती है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। और उसके बजाय, उसके अलावा बायोमास बर्निंग है, कचरे को हम लोग जो बर्न करते हैं वो है, और कई सारी चीजें। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फिर जो जो सोर्स है वो पेट्रोल डीजल है, इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट इज नंबर 1। बाद में है ओजोन। ओजोन भी आता है कहां से? इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और जो भी फोसिल फ्यूल हम लोग जलाते हैं उसकी वजह से जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं उनका मिलके होता है ओजोन। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो दोस्तों, ये फ्यूल जो है ना, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये जीवाश्म ईंधन अगर हम लोग पूरी तरह से जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, लेकिन वो अगर इनकम्प्लीट जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है, जो बहुत खतरनाक होता है लंग के लिए। इनफैक्ट मैं आपको किसी दूसरे दिन बताऊंगा कि किस तरह से बायोफ्यूल बहुत बेटर है। हम जो एमसीएल फ्यूल्स तैयार करेंगे वो पूरी तरह से जलते हैं, और ये जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जलते ही नहीं पूरी तरह से, और इसके कई सारे परिणाम होते हैं जो हम देखेंगे आज कभी। सल्फर, सल्फर का तो अगर देखो, जो भी सल्फर आता है ना, मैक्सिमम आज की तारीख में सल्फर आता है सिर्फ और सिर्फ कोयले से। अमोनिया, अमोनिया हम पूरा जो अभी केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम उस फर्टिलाइजर की वजह से, उस तरह की फार्मिंग की वजह से आज अमोनिया बढ़ रहा है हवा में। और इस अमोनिया की वजह से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत छोटे छोटे कण ये बनाता है। अमोनिया बहुत छोटी छोटी चीजें बना के, और वो कोई भी फॉसिल फ्यूल जब जलता है ना उसके साथ मिलके फिर छोटे छोटे कण बना के फिर पूरे बॉडी में चला जाता है। लेड, लेड आता है पेट्रोकेमिकल के अलग अलग चीजों से, प्लम्बिंग हो, कॉस्मेटिक्स हो, कंबशन हो, ये सब अलग अलग पेट्रोकेमिकल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आता है लेड। तो दोस्तों ये अलग अलग तरह की चीजें है, यानी इसकी अगर आप इंफॉर्मेशन निकालोगे तो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नेट पे भी मिलेगी, और आजकल तो हर दिन पेपर में है। हर दिन पेपर में आप देखोगे कि आज किस तरह से आज हवा की गुणवत्ता है, और पूरे देश में है। लेकिन दिल्ली जैसा शहर, दोस्तों अभी कुछ दिनों में तो दिल्ली पूरी दुनिया का नंबर 1 पे था, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पे नंबर 1 पे था दिल्ली। दिल्ली का निर्देशांक, एक्यूआई निर्देशांक 500 तक गया था। लेकिन जहां से 500 शुरू होता है ना वो आंकड़े, उससे कई ज्यादा थे। तो लोग कहते थे कि 700 हो गया, 1000 हो गया, यानी इतना दिल्ली प्रदूषित हो गया है। और उसकी वजह से, यानी आप सोच विचार नहीं करेंगे, लेकिन स्कूलें बंद है, बच्चों को मना किया है कि आप निकलो मत बाहर। जो भी मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जाते थे, एक्सरसाइज के लिए जाते थे, उनको मना किया है कि आप मत जाइए बाहर, बाहर इतनी हवा प्रदूषित है। कैसे करें, क्या करें? और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई में भी आप देखोगे ना, तो मुंबई में भी आज बहुत, हमने 200, 250, 300 तक, 250 तक आज एक्यूआई है। यानी हाई कोर्ट ने, स्पेशली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आपको फटाके बिल्कुल जलाने नहीं है। उन्होंने भी स्कूल, कॉलेज, बाकी सब चीजों पे वो रिस्ट्रिक्शन, मास्क के रिस्ट्रिक्शन चालू किए। बैंगलोर, यानी हर सिटी, अभी बैंगलोर में भी मैं बताता हूं कि वहां बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन हम कहते हैं जिनके, उसकी एक एसोसिएशन है। उन्होंने बैंगलोर को यह बताया है कि हमारे अभी हम लोग जो भी बच्चे को अभी आज उसका ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं, 3 में से 1 बच्चे को आज अस्थमा है। इसका कारण है प्रदूषण। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये देखो, ये क्या है, ये बड़े बड़े शहर की जो मैं बात कर रहा हूं ना, वहां एक्यूआई इंडेक्स की मशीन है। हमें दिखाई देता है कि बाबा मशीन है तो ऐसा ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े शहरों के बारे में हमें पता चल रहा है। लेकिन सिर्फ शहरों की बात नहीं है, आज हमारे देश में कई सारे ऐसे गांव भी है। अभी सोचिए, ऐसे ऐसे गांव है, छोटे छोटे शहर है, जिसके बाजू में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां वहां प्रदूषण कितना ज्यादा होता होगा। ऐसे गांव, ऐसे छोटे छोटे शहर जहां खदाने हैं, बड़े बड़े खदाने, कोयले के हो सकते हैं और किसकी हो सकते हैं, वहां कितना प्रदूषण है। ऐसे गांव, ऐसे शहर की जहां उसको लग के औष्णिक ऊर्जा केंद्र है, ऐसे औष्णिक ऊर्जा केंद्र जो चलते हैं कोयले के ऊपर। सोचिए कितना ज्यादा वो है। तो आप अपने आजू बाजू अगर देखोगे हवा की क्या परिस्थिति है, तो आज बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। और इसके कारण अगर आप देखोगे तो नंबर 1 कारण इन सभी चीज का अगर कुछ है तो वो है ये जीवाश्म ईंधन।
दोस्तों, जब जीवाश्म ईंधन निकालते हैं ना, जीवाश्म ईंधन का एक तो अर्थ क्या आप समझिए, जो धरती से, जो पत्थर के नीचे से जो हम लोग निकालते हैं ना जीवाश्म का, वो ईंधन, और जब उसको निकालते हैं तो उसके साथ कई सारी चीजें आती है ना। नहीं आना चाहिए उसमें लेड, नहीं आना चाहिए उसमें सल्फर, लेकिन आता है। और सिर्फ इतना नहीं, उसको निकालते समय जो चीजें होती है उससे कितना सारा प्रदूषण आज हम कर रहे हैं। दूसरा, ये जीवाश्म ईंधन पूरी तरह से जलते ही नहीं है। मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों नहीं जलते ये पूरी तरह से, और क्यों इतना प्रदूषण तैयार करते हैं। जो हमारे बायोफ्यूल्स का वैसे नहीं है। और इसका सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा दुश्मन कुछ है तो वो है कोयला। दूसरा है बायोमास बर्निंग, यानी एग्रीकल्चर, जो पूरा हमारी खेती है, खेती होने के बाद हम लोग जो पराली हो या बाकी कोई भी हो, उस खेती को, आई मीन जो कचरा होता है उसके, जो बायोमास तैयार होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो तैयार होता है, उसे आज किसान जलाते हैं। दिल्ली की बात देखें तो लोग बोलते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा ये जो कोहरा होता है, ये जो हवा खराब होती है उसकी वजह से, कि उसके आजू बाजू जो पंजाब हरियाणा, वहां जो खेत है वहां लोग खेत जलाते हैं फसल लेने के बाद। लेकिन वो तो सिर्फ सीजनल है, आई मीन सिर्फ सीजन में होता है ना, रबी और खरीफ के बाद। लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, आजू बाजू बहुत सारे पूरे भारत में इसको जलाया जाता है, और वो भी एक प्रमुख कारण है हमारी वायु प्रदूषण के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रमुख, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है कचरा। आज, और सिर्फ भारत का कारण नहीं है, पूरे दुनिया में कारण नहीं, कि पूरे दुनिया में और पूरे भारत में गांव से लेकर शहर तक कचरे का व्यवस्थापन कैसे करें। सबसे आसान तरीका मनुष्य को ऐसे लगता है कि उसको जलाओ, कचरे को जलाओ। लेकिन हम नहीं जानते कि इस कचरे को जलाने की वजह से आज कितने बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कुछ गैसेस तो ऐसे निर्माण होते हैं ना इसको जलाने के बाद, जो डायरेक्ट कैंसर तैयार करते हैं, एक्सरे से खतरनाक है वो। और कुछ ऐसी चीजें, जैसे आप प्लास्टिक जला रहे हो, कहां से आता है खून में प्लास्टिक? वो इसीलिए आता नहीं, ये जब आप जलाते हो उसके थोड़ी छोटे छोटे धूलिकण जो बनते हैं, ये पीएम बनता है, और बाद में वो अंदर जाते जाते, और ये साल भर अभी चालू है। हम किसानों को बोलते हैं कि आप जलाते हो तो थोड़े 2-3 महीने होते हैं, लेकिन बाकी साल भर हर दिन आज हम कचरा जला रहे हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। सभी इंडस्ट्री मैक्सिमम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो है फोसाइल फ्यूल, फर्नेस फर्नेस ऑयल से लेके कोयले तक, और बाद में ऑफकोर्स कोयला, जैसे मैंने कहा। यानी हर जगह से जैसे आप कोयले को हाथ लगाते हैं ना, वहां से प्रदूषण चालू होता है। और ये पावर प्लांट, यानी बहुत कम, भारत में जो लिग्नाइट इस्तेमाल होता है वो बहुत ही लो कैलोरीफिक वैल्यू का कोयला है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। और दोस्तों, इंडोर एयर पोल्यूशन, अभी हम लोगों ने बाहर के हवा के प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं कि अंदर, घर के अंदर कितना पोल्यूशन होता है। आज बाहर जितना पोल्यूशन होता है, सोचो अगर उसके 50 गुना, 100 गुना अगर घर के अंदर पोल्यूशन हो तो क्या परिस्थिति होगी वहां पे रहने वाले लोगों की। और वो है, और ओनली रीजन, सिर्फ एक कारण, यानी ऐसा समझे कि अगर उस लोग में कोई 10, 12, 15 लोग सिगरेट दिन भर फूक रहे हैं, तो उससे जो प्रदूषण होगा ना, उतना ही प्रदूषण कभी कभी सिर्फ इस कुकिंग फ्यूल से होता है। ओनली रीजन इंडोर एयर पोल्यूशन, कहीं भी हो, भारत में हो, पूरी दुनिया में हो, इंडोर एयर पोल्यूशन का एक ही रीजन है, और वो है कुकिंग फ्यूल। कुकिंग के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ना, वो एकमेव कारण है इंडोर एयर पोल्यूशन का, जो ज्यादा ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बाकी और एक कारण है देश में हमारे, कि हमारे यहाँ ईंधन में मिलावट होती है। ये जो रिक्शा, छोटे छोटे टेम्पो ट्रक वाले लोग होते हैं ना, जिनको अगर पेट्रोल डीजल में अगर थोड़ा सस्ता मिले तो वो बहुत, उनको पैसे बचते हैं, और वो चालक मालक होते हैं, उनको वही, उनका पेट उसके ऊपर होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पेट्रोल डीजल में बाकी की चीजें डालते हैं, तो ये पूरी तरह से पहले तो जलता नहीं, और ज्यादा बिल्कुल जलता नहीं। और आप देखोगे कि ऐसे रिक्शा से, ऐसे ट्रक में से बहुत ज्यादा धुआं आता है। सेम अगर आप कोई दूसरी गाड़ी लोगे तो उसमें धुआं नहीं आएगी, इतनी, इनमें से इतना क्यों आता है? क्योंकि वो ईंधन जो इस्तेमाल करते हैं वो मिलावट वाला होता है, जो बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। इसके अलावा ट्रैफिक, आप कभी भी मोटरसाइकिल लेने जाते हो, कार लेने जाते हो, आप पूछते हो इसका एवरेज क्या है, तो क्या कहते हैं? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या? 50 से 70 किलोमीटर तक अगर आप बाइक चलाओगे तो आपको 50 जो कुछ एवरेज है वो देगी। लेकिन तो वैसे ही नॉर्मली जब गाड़ियां चलती है, वही गाड़ियां अगर सिर्फ 5 के एवरेज पे चले, 8 के एवरेज पे, 10 के एवरेज पे चले, तो नॉर्मली जो प्रदूषण गाड़ी करेगी
उससे 4 से 8 गुना करती है जब वो एक जगह पे धीरे धीरे करके चलती है। तो इस ट्रैफिक की वजह से ना सिर्फ हमारे ईंधन वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हमारा पर्यावरण हवा भी हम ज्यादा प्रदूषित करते हैं। और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो आज जो भी करता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको से इतना प्रदूषण होता है और उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कोई ज्यादा सोचता है। और ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ये जो चीजें हो रही है जिसकी वजह से हम ये एकमेव ग्रह के ऊपर जो हवा है उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और उसको ही हमको क्या खामियाजा या हमको क्या भुगतना पड़ रहा है, तो ये है कि पिछले साल ये रिपोर्ट आया, एक ग्लोबल स्टडी हुई जिसका नाम था जीबीडी प्रोजेक्ट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज प्रोजेक्ट। वायु प्रदूषण का हमारे हेल्थ के ऊपर कितना असर होता है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारे देश से आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च थी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन था, लैंसेट एक फाउंडेशन वो था, और उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में इस वायु प्रदूषण से 41,40,40,000 से भी ज्यादा लोग मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। और सबसे ज्यादा भारत में है जो है 9,80,000 से भी ज्यादा। और उन्होंने कहा कि भारत में अकेले सिर्फ इंडोर एयर पोल्यूशन यानी जो घर में ये कुकिंग फ्यूल की वजह से, ये चूल्हे की वजह से जो ईंधन होता है, जो प्रदूषण होता है, उसकी वजह से 6,10,000 से भी ज्यादा मृत्यु होते हैं। और दर्द की बात यह है कि इसमें ज्यादा महिलाएं और बच्चे होते हैं। और इसीलिए आज उन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी मृत्यु आज भारत में हो रही है उसमें से 17.8% यानी लगभग 16,70,000 इतनी मृत्यु आज हमारे देश में हो रही है। और सिर्फ मृत्यु नहीं, हेल्थ ही नहीं, लेकिन इकोनॉमिक लॉस भी अगर आप देखोगे तो 36.8 बिलियन डॉलर, इसका मतलब है लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा आर्थिक नुकसान भारत का, हमारे देश का इस वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। और ये सभी जो परिणाम हो रहा है ना, ये परिणाम हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर हो रहा है दोस्तों। ये सभी जो हमारे बच्चे हैं, आज बच्चे के अगर आप हेल्थ देखोगे, जैसे मैंने कहा कि अस्थमा इतना बढ़ रहा है, यानी फिजिकल तो हो रहा है, लेकिन उसकी सब चीजों की वजह से उनकी मेंटल जो ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी लर्निंग जो एबिलिटी है, पढ़ाई करने की जो एबिलिटी क्षमता है, या उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, उस पर डायरेक्ट असर इस वायु प्रदूषण का आज की तारीख में हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में देखो, ऐसी सब परिस्थिति आज आपके सामने है, ये वायु प्रदूषण आज आपके सामने है। ऐसी परिस्थिति में हम सबका, हमारे इस घर का, हमारी फैमिली का कितना महत्वपूर्ण आज योगदान, महत्वपूर्ण आज हमारी भूमिका है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है आज इस परिस्थिति में हमारा। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो मिशन है ना वो है सस्टेनेबिलिटी का। अभी सस्टेनेबिलिटी ये शब्द है ना, बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है कि क्या है सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी यानी एक सिंपल ये है कि पिछले करोड़ों सालों से हमारी धरती माँ जिस तरह से इस धरती को चला रही है ना, वैसे ही उसको चलाना, उस व्यवस्था को कायम करना, यही है सस्टेनेबिलिटी, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। और मैं हवा की बात करूं तो जैसे हवा इस करोड़ों सालों से इस दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर है, वैसे ही हवा को कायम करना, यही है सस्टेनेबिलिटी। और हर कोई काम आज हम कर रहे हैं ना, हम बस उसी दिशा में कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है दोस्तों, आपको अंदाजा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट यानी कितना बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें दोस्तों, हमें कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज अगर हमारे इस इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से, यानी चूल्हे में अच्छा ईंधन न होने की वजह से 6,10,000 से ज्यादा मृत्यु हो रही है, लेकिन उसमें से ये जो मृत्यु है उसके पीछे कम से कम 60 लाख से भी ज्यादा ऐसे होंगे कि जिनको हमेशा के लिए बीमारी हो रही। और सबसे दर्दनाक और दुख की बात यह है कि किसको हो रहा है, ये हो रहा है महिलाओं को और बच्चों को। किसी भी राष्ट्र, जो भी राष्ट्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, एचडीआई बोलते हैं, एचडीआई कंपैरिजन होता है कि किसका नंबर 1 इंडिकेटर होता है हेल्थ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि आप कितने साल जिंदा रहो। दिल्ली के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी वायु प्रदूषण की वजह से 10 साल उनकी उम्र कम हुई है, 10 साल, और ये रिपोर्ट है प्रॉपर। दूसरा है फिर एजुकेशन है, बाद में है इनकम। लेकिन अगर हेल्थ, सिर्फ हेल्थ, अगर किसी राष्ट्र की हेल्थ कितनी अच्छी है उसका एक इंडिकेटर अगर कोई है, अगर आपको कंपेयर भी करना है,
भारत के साथ अमेरिका या किसी भी देश के साथ, या किसी भी देश को देखना कि इसकी हेल्थ कैसी है, तो एक सिंगल इंडिकेटर क्या है बता? वो एक सिंगल इंडिकेटर है बच्चों की डेथ, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। 5 साल तक जो बच्चे हैं उनकी कितनी मृत्यु होती है, 1 साल के भीतर जो बच्चे होते हैं उनकी कितनी मृत्यु होती है, ये एक सिंगल इंडिकेटर है। इसका कारण यह है कि अगर 5 साल के भीतर अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब उसकी मां की भी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं, और अगर मां की तबीयत अच्छी नहीं है, बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं, तो परिवार की तबीयत अच्छी नहीं। तो सिंगल इंडिकेटर है। और आज की तारीख में ये जो हो रहा है, ये 6 लाख से भी ज्यादा जो आज मौतें हो रही है, इनकी हो रही है। और इनको हम लोग पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं हमारी इस प्रोडक्ट के साथ। इतना जरूरी है, इतना जरूरी है इसको करना, मन से करना। और सिर्फ ये बात नहीं, नेचुरल गैस की भी अगर बात करेंगे ना, पूरी दुनिया में जो नेचुरल गैस आज के बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह का प्रदूषण करते, वो धुआं नहीं करता वो नेचुरल गैस, वो जलाने के बाद, लेकिन उसकी वजह से आज स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर हो रहा है, लंग के कैंसर हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, वो अमेरिका, यूरोप जहां ये हो रहा है ना, उनके रिपोर्ट्स है। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है, हमारे ये प्रोडक्ट्स कितनी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये यमकल जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण का नंबर 1 रीजन, नंबर 1 राक्षस अगर कोई है तो वो है कोयला। और पूरी दुनिया इसके लिए, इसी के लिए पीछे है कि दुनिया से इस कोयले को हम हटा दें, इसका निर्मूलन करें। और ऐसी परिस्थिति में सबसे स्ट्रांग पोजीशन में अगर कोई संस्था पूरी दुनिया में, वो है एमसीएल। एमसीएल हमारे आप सभी के साथ, किसानों के साथ मिलकर हम दुनिया के लिए 30% तक कोयला बना सकते हैं, एमकोल बना सकते हैं। और बाकी के सभी देश वगैरह है, उनके साथ कल जाके आप प्रोजेक्ट करोगे, और उसके साथ मिलकर हम पूरी दुनिया के लिए ये पूरा सोल्यूशन दे सकते हैं। और आज कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि एमसीएल बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली। पता है क्यों? क्योंकि इस कोयला निर्मूलन के लिए यूनाइटेड नेशंस, ईयू, यूरोपियन यूनियन और कई सारी वित्तीय संस्था काम कर रही है। और उनके साथ मिलकर आने वाले दिनों में एमसीएल ये काम करेगी और इस कोयले का पूरी तरह से निर्मूलन करेगी। और उस प्रोसेस में एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। दोस्तों, एमसीएनजी यानी जो भी लिक्विड फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, हर फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है हमारा एमसीएनजी, केरोसिन। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी जहां भी हमारे आज फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं कि वहां हम नेपियर गैस के साथ साथ हम बाकी का बायोमास भी लेते हैं। ड्राई बायोमास ही नहीं, वेट बायोमास भी लेते हैं। बाकी के कुछ लोग हैं, हो सकते हैं कि जो सिर्फ ड्राई बायोमास लेते हैं, लेकिन हम वेट बायोमास पे काम कर रहे हैं ना। हमारा जो नेपियर ग्रास है, वो उसमें तो 80% तक पानी है, मॉइस्चर है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जब जब हमारी तहसील में ये फैक्ट्रियां लगेगी ना, लोग क्यों जलाएंगे बायोमास को? उनको थोड़े से भी पैसे मिल रहे हैं। देखो, अगर किसी समस्या को अगर हमको पूरी तरह से निर्मूलन करना है, तो उसमें कुछ इकोनॉमिक मूल्य कर दो। अभी जो हमारे घर में जो रद्दी आती है, पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं, 1, 1.5, 2 महीना हम लोग रखते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं, कितने पैसे हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी रखते हैं। आपको वो पेपर कभी कचरे में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कुछ मूल्य है। वैसा ही वित्तीय मूल्य अगर हमने इस पे रखा, तो कहीं भी कोई भी ये बायोमास नहीं चलाएगा। इसीलिए इस एयर पोल्यूशन, ये वायु प्रदूषण का अगर लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन कुछ है, तो वो है कि सभी तरह के जो फॉसिल फ्यूल उसको कंप्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा हमारी एमसीएल बायोफ्यूल्स। एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, आने वाला सोल्यूशन। और इसके साथ बहुत जरूरी है लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग भी आने चाहिए। दोस्तों, ये जो सैटरडे सेशन मैं आपको बोलता हूं ना, सैटरडे सेशन सिर्फ इसके कोई बिजनेस उस प्रॉफिट से कुछ लेन देना है ही नहीं, लेकिन जिस मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ना, उसके लिए जरूरी है सैटरडे सेशन। ये 5E मिशन, ये सस्टेनेबिलिटी का मिशन, यानी लोगों को समझना चाहिए कि कचरा जो है वो कचरे को जलाना नहीं चाहिए। कैसे हम लोग एमसीएल को देंगे और इस कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल करेंगे, ये आना चाहिए। हर हफ्ते जब आप खड़े रहेंगे ना, देखो पहले 1, 2, 3 हफ्ते शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलरली हर वीक अगर आप ये सेशन करते हो, अपने गांव के लिए, तहसील के लिए खड़े होते हैं ना, तो कुछ हफ्ते बाद ये लोग कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं।
जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। ये अफरोज शाह एक अकेला जाता था इस समुद्र का कचरा साफ करने के लिए, हर हफ्ते रेगुलर जाता था। 8वें हफ्ते उसको 2 आदमी मिले, लेकिन उसके बाद दुनिया का बड़ा मूवमेंट इसने शुरुआत की। बाद में उसको अमिताभ बच्चन से लेकर हर सेलिब्रिटी जाते थे उसके साथ और कचरा साफ करते थे। तो ऐसे बनता है आंदोलन, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। दोस्तों आज दिवाली है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली आप सभी के जिंदगी में, जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारी समृद्धि लाए। लेकिन दोस्तों दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, बैसाखी हो, कोई भी त्योहार हो, सबसे ज्यादा खुशियां भरा कब होगा? आप अपनों के साथ, परिवार के साथ सबसे ज्यादा खुशियां कब मना सकते हो? जब आपके पास पैसे हो। अगर हमें चाहिए कि हम बहुत बेहतर कोई भी त्योहार मनाए, तो जरूरी है कि हम उन लोगों को, यानी हमारे पास पैसे हो, हमारी आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो लोग हैं वो बेहतर अपना त्योहार मनाएं, वो बेहतर अपनी दिवाली बनाए, तो बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर काम करना है कि कैसे उनका इनकम बढ़े, कैसे उनको पैसे हम दिला के दें ताकि वो त्योहार अच्छा कर पाए। आज आप अपने जहां भी आप हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां से भी आप ये देख रहे हो, आप जा रहे होने के बाद थोड़ा सा मंडी में जाके घूम के आए। चीन ऐसे त्योहारों में 1 लाख करोड़ तक अभी चीजें हमको एक्सपोर्ट करता है, 1 लाख करोड़। और उस 1 लाख करोड़ की वजह से उस चीन में 9 लाख करोड़ तक की उसकी इकोनॉमी बिल्ड होती है। सोचिए अगर यही चीजें, यानी कई सारी चीजें जब आप जाओगे ना मंडी में, आपको पता चलेगा कि हम कर सकते हैं, ये हमारे गांव में हो सकता है, हमारे लोग कर सकते हैं ये सब चीज। इसका रॉ मटेरियल आएगा हमारे किसानों से, महिला बचत गठ, हमारे लोग इसको कर सकते हैं। और ऐसी सब चीजें करने में कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, और कैसे भी जीडीपी बिल्डअप हो सकती है 9 गुना। अगर आप जाओगे तो आपको नजर आएगा। और दोस्तों बिजनेस एकमेव तरीका है इन लोगों को, उनको पैसे, इनकम दिलाने का। जरूरी है हर हफ्ते इस चीज के लिए हम खड़े रहे और ये डिस्कस करें, इसको आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर हमने नहीं किया ये, तो ये बाहर की कंपनी आएगी और ये मीठा पानी हमको बेचेगी, हजारों करोड़ रुपए लेके जाएगी। और ये कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनी आएगी और ये पान मसाला बेचने के लिए अमिताभ बच्चन से लेके, शाहरुख खान से लेके, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सबको खड़ा करेगी और लोग उसके लिए पैसे देंगे। क्रिकेट में जितने भी हमारे स्टार्स है, सुपरस्टार, वो सब आपको टीवी पे दिखाई देंगे, वो ऑनलाइन जो जुआ होता है उसके लिए। इन सभी चीजों से ना इकोनॉमी बढ़ेगी, ना हमारे लोग जो गांव में है, जो वहां है गांव में, तहसीलों में, ना उनको कुछ इनकम मिलेगा, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ना उनको पैसे मिलेंगे। जरूरी है ये करना, और करेंगे दोस्तों, करेंगे हम। हर तहसील में हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। हम सभी दुनिया के सबसे अमीर ऐसे देश में पैदा हुए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। हम इतना सब कुछ जनरेट कर सकते हैं, मैं कहता हूं हर तहसील में। जो इस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 10,000 करोड़ की नहीं, ये 50 से लेकर 70,000, 80,000 करोड़ की इकोनॉमी हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने है। ये इतनी खेती, ये लोग, ये सब कुछ, ये कुदरत ने बहुत एहसान किया हमारे ऊपर। हम बहुत अमीर देश में पैदा हुए हैं। हम एक काम करेंगे, हम अपने तहसील में वो उस इकोनॉमी का निर्माण करेंगे, हमारे हर घर को एक बहुत अच्छा मैक्सिमम इनकम दिला के देंगे, और उसके बाद फिर हर घर, हर त्योहार बहुत अच्छी तरह से करेगा। और इस प्रोसेस में हम फिर से अपने देश को दुनिया के सबसे महान ऐसा देश बनाएंगे। धन्यवाद।